बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स ऑफ इंग्लिश, और इसमें जो पर्टिकुलरली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले देखते हैं कि पंक्चुएशन की हिस्ट्री क्या है, इसकी इटिमोलॉजी क्या है। तो ये जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड पंक्टम है, उससे ये वर्ड बना है, जिसके मायने डॉट के होते हैं। डॉट का मतलब क्यों है, डॉट का मकसद क्या है? देखिए, डॉट एक सिंबल है, और हम पंक्चुएशन में सिंबल्स की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, जब भी जो है ये वो लफ्ज लिया गया है जिसके मायने एक सिंबल के हैं, पंक्चुएशन। डेफिनेशन पे बात करें तो हम यूं इसे कह सकते हैं कि द यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड मार्क्स इन रिटन इंग्लिश टू क्लैरिफाई द वे वी आर मेंट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस। देखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके लहजे से पता चलता है, आपके इंटोनेशन से पता चलता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, हम जा रहे हैं। जब मैं पहली बार मैंने इस जुमले को बोला, हम जा रहे हैं, तो इट साउंड्स अ स्टेटमेंट। हम जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। इसको अगर मैं दूसरी तरह से पूछूं तो ये सवाल लगने लगेगा, हम जा रहे हैं। जब मैं ये कहता हूं हम जा रहे हैं, तो इट साउंड्स के एक क्वेश्चन है। तो हम अपने लहजे से तो वाजे कर देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? तो जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में या स्पोकन लैंग्वेज में जो काम जो है आपका लहजा कर रहा है, वही काम पंक्चुएशन जो है रिटन इंग्लिश में कर रहा होता है। टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं। लेट्स सी। देखें जरा, ये जो सेंटेंस है दो, इन दो को जरा गौर से देखें। इनको अगर मैं अलग अलग तरीके से पंक्चुएट करूं तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। पहले वाले को देखते हैं कैसे पंक्चुएट किया हुआ है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर स्टीवंस? पहले वाले क्वेश्चन में या पहले वाले सेंटेंस में हमारे पास पहले हैरत है, सरप्राइज है, और सवाल यह है कि क्या हम स्टीवंस का इंतजार कर रहे हैं। तो पहले सरप्राइज है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर स्टीवंस। ठीक है। अब इसी जुमले को जरा डिफरेंटली हम पंक्चुएट करते हैं तो देखें इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यहां पे सवाल यह है कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर स्टीवंस। अब मैं स्टीवन से ही मुखातिब होकर पूछ रहा हूं कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। पहले वाले जुमले में स्टीवंस है ही नहीं, ठीक है ना, और उसमें हैरत भी है। इसके अंदर सवाल है, और सवाल किससे किया जा रहा है? स्टीवन से किया जा रहा है। तो अगर आप किसी जुमले को करेक्टली पंक्चुएट नहीं करते तो आपके जुमले की क्लैरिटी कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पंक्चुएशन एक्सप्रेशन से काम करते हैं, आपके जुमलों में क्लैरिटी पैदा करते हैं कि दर हकीकत आप क्या कहना चाह रहे हैं। सिंबल्स देखते हैं। पहले कॉमनली यूज्ड जो हमारे पास सिंबल्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनको देखते हैं। उनमें है सबसे पहले फुल स्टॉप, और इसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट है, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी है, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स भी हैं, और कॉलन साइन है। और लेस कॉमनली यूज जो हमारे पास मार्क्स हैं वो है सेमी कॉलन, हाइफन, डैश, राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। जो ये पैरेंथेसिस है इसे अमेरिकन इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में से राउंड ब्रैकेट ही कहा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स या ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ब्रैकेट्स कहा जाता है। देन वी हैव गॉट स्लैश साइन एंड ellipses। Here you may find some of the marks, और पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप की। इट इज यूज टू क्लोज एन assertive and imperative sentence, and it is used to make abbreviations and close indirect questions।
जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं या जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू कराची, फुल स्टॉप लगाया है। शट दिस डोर, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को भी क्लोज करने के लिए फुल स्टॉप लगाया है। एब्रिविएशंस जब हम बनाते हैं, जैसे मास्टर इन आर्ट्स के लिए हमने एमए लिखा है, एब्रीवेट किया है उसको, और उसको जो है एब्रीवेट करके हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया। और एक बात दिमाग में रहे कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ भी फुल स्टॉप होता है यूज। ये अमूमन बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, उसके लिए फुल स्टॉप ही इस्तेमाल होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिंबल की तरफ, मार्क की तरफ। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि जब आपने क्वेश्चन क्लोज करना है तो आपने इसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, डू यू नो मी, क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टैग क्वेश्चन है, उसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्लोज करने के लिए से यूज करते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के लिए भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एंड में क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप दुआ की बात करते हैं, विशेस की बात करते हैं, तो अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं, मे यू स्टे ब्लेस्ड, तो उसके बाद भी आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे कि हमारे पास ये वर्ड है हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, इसे हुर्रा भी पढ़ा जाता है, इसे हुर्रे भी पढ़ा जाता है। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं, जैसे वाव है, जैसे हुर्रा है, ठीक है ना, इनके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कॉमा को देखते हैं। कॉमा का हम यूज करते हैं किसी भी सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, और वो सीरीज ऑफ वर्ड्स नाउन, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के हो सकते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है ही बॉट पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स एंड बुक्स, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट है, सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं, और ये सारे के सारे नाउन हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, ठीक है। फिर हमने कहा एडवर्ब्स को भी सेपरेट करने के लिए हम जो है कॉमा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही वर्कड साइलेंटली, डिलिजेंटली एंड एक्टिवली, तो दोनों एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉमा साइन लगाया। उसके बाद ये एडजेक्टिव्स देखें, he is intelligent, generous and cooperative, तो यहां पे हमने इन एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि हमने एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया, ठीक है ना, इन तीनों ही एग्जांपल्स में एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये जो एंड है, एंड के साथ कॉमा नहीं लगता, और अगर आप कॉमा लगा रहे हैं तो हम इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। और ऑक्सफोर्ड कॉमा जो होता है वो चाहे तो आप एंड में लगाएं, चाहे आप ना लगाएं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो याद रखिएगा कि जो अमेरिकन होते हैं वो एंड से पहले कॉमा लगा रहे होते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसके अंदर एंड से पहले कॉमा नहीं लगता, और अगर लगा लिया जाए तो दैट इज नॉट अ मिस्टेक, एंड दिस कॉमा इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा। जैसे कि आखिरी एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। जो सेकेंड यूज है कॉमा का वो यह है कि जब आप किसी डिपेंडेंट क्लॉज को लिख रहे होते हैं या किसी सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद भी आप कॉमा लगाते हैं। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, तो इसे जो है आप मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। या आपके पास डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस मौजूद है, तो इसके अंदर पहला जो क्लॉज है वो क्या है, डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट क्लॉज को जो है आपने पहले चूंकि लिखा है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए आप
कॉमा साइन यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन टैग से पहले भी जो है आप कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? आपकी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस होते हैं या टैग्स होते हैं जो कि उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि यू आर गोइंग, आंट यू, तुम जा रहे हो ना, तो ये यू आर गोइंग मेरी स्टेटमेंट है। अब इसको कंफर्म करने के लिए जो मैंने इसके अंदर टैग लगाया, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, और उससे पहले जो है आप कॉमा साइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फोर्थ इसके जो यूज है उसमें बताया कि वोकेटिव केस ऑफ नाउन के साथ हम कॉमा लगाते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है? देखिए नाउन के जो है आपके पास चार केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है? आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, मुखातिब कर रहे होते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल में देखें लिखा हुआ अली, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां पे अली सब्जेक्ट नहीं है हमारे सेंटेंस का, अली को हमने कॉल आउट किया है, उसे एड्रेस किया है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई विल नॉट कम टुमारो बॉस, तो यहाँ पे बॉस को मैंने मुखातिब किया है इस जुमले के अंदर। याद रखिएगा कि अगर वोकेटिव केस ऑफ नाउन सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो उसके बाद कॉमा लगेगा, एंड में आ रहा है तो उससे पहले कॉमा लगेगा, और अगर समवेयर बिटवीन द सेंटेंस अगर ये आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इससे पहले कॉमा लगाएंगे और इसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। जितने भी ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं उनको भी जो है उनके साथ भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपके पास पहला सेंटेंस है देयरफॉर वी नेवर वेंट देयर, तो देयरफॉर के बाद कॉमा लगाया। अच्छा, इसी तरीके से अगर ट्रांजिशनल वर्ड बीच में आ जाए कहीं पे तो आपने उससे पहले भी कॉमा लगाना है, उसके बाद भी कॉमा लगाना है, जैसे कि आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं। And some of the transitional words and phrases are here. You can see on your screen. On the other hand, furthermore, therefore, thereafter, consequently, next, finally, in conclusion, for example, ultimately, etc. तो ये सारे के सारे आपके पास ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। अगर ये जुमले में आते हैं तो इसके साथ कॉमा का इस्तेमाल हम करते हैं। सिक्स्थ यूज है, सॉरी, सिक्स यूज जो है कॉमा का वो ये है कि आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं सर्टेन वर्ड्स के साथ जो कि किसी जुमले को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि एज वेल है, यस है, वाई है, हेलो है, हे वगैरह है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है वाई आई कांट बिलीव दिस, और नो यू कांट हैव अ डॉलर। तो जब आप किसी सर्टेन वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस को यूज कर रहे होते हैं, वो सर्टेन वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे लिखी है, तो उसके बाद आप कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेवेंथ यूज है उसमें देखें, हम बात कर रहे हैं कि यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। जब आप डेट लिखते हैं तो डेट में जो मंथ और डे होता है उसको जब आप ईयर के साथ लिख रहे होते हैं तो ईयर को सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ इट वॉज इन द सन्स जून 5 2020 एडिशन, तो यहां पे हमने क्या किया है? जून 5, ये जो डे ऑफ द मंथ है इसको हमने सेपरेट किया है किसके? ईयर से, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया है? कॉमा लगा दिया। बात करते हैं फिफ्थ मार्क के, दैट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में हमने यहाँ पे तीन यूजेस लिखे हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा है कि जब हम नाउन के पॉसेसिव केस बनाते हैं, नाउन के पॉसेसिव केस से मुराद क्या है? जैसे कि लिखा हुआ इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, इसको यूं भी लिखा जा सकता था इट्स लाइक अ प्ले ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो हमने चाइल्ड को पॉजिटिव केस में लाने के लिए क्या लगा है? अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया। अब अमूमन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर वर्ड प्लूरल हो तो फिर क्या करें। तो याद रखिएगा अगर आपके पास वर्ड प्लूरल हो जाए तो आप एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह से आपके पास फ्रेज हो द कलर ऑफ बुक्स, तो अब आपने बुक्स को पॉजिटिव केस में लाना है तो आप लिखेंगे बुक्स कलर, और उसके एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। सिंगुलर है एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगाए, प्लुरल है तो आप एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएं। सेकंड है टू इंडिकेट ओमिशन ऑफ लेटर्स ऑफ अ लेटर फ्रॉम वर्ड्स और फिगर फ्रॉम न्यूमेरल्स। अगर आपने कोई लेटर की ओमिशन की है यानी कि आपने उसको हटा दिया है तो आप
अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते वक्त हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, इसके अंदर भी आपने लेटर की ओमिशन की है, ठीक है ना, दे आर्ट प्लेइंग, तो यहां पे हमने क्या किया है, अपस्ट्रॉफी लगा के ओ को हटा दिया। तो यहां पे कह रहे हैं कि जब आप किसी वर्ड में से या किसी फिगर फ्रॉम न्यूमेरल्स, यानी कि कोई नंबर्स लिखे हुए हैं उसके अंदर से कोई फिगर अगर आप हटा देते हैं, कोई नंबर अगर आप हटा देते हैं, किसी वर्ड से लेटर हटा देते हैं, तो उसकी ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहां से लेटर रिमूव्ड है। जैसे कि लिखा हुआ है दे आर्ट प्लेइंग, में अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है, यू कैन सी दैट। और नेक्स्ट एग्जांपल में है द सिविल वॉर वाज फॉट 1861-65। तो यहाँ पे जो हमने नंबर्स रिमूव किए हैं वो 18 का वर्ड, जो दो नंबर्स थे वो हमने हटा दिए 1 और 8, तो उसको हटा के यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाई है, एंड इट इज इंडिकेटिंग कि हमने यहाँ से हटा दिया है, लफ्ज को रिमूव कर दिया है, डिजिट्स को। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जब आप लेटर्स की, न्यूमेरल्स की, सिंबल्स की और एब्रीविएशंस के प्लुरल्स को जाहिर करते हैं, तब आप अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखा है अनक्रॉस्ड टीज लुक लाइक वंस। अगर आप टी को क्रॉस ना करें, ट्री को क्रॉस करने से मुराद ये जो आपके पास आपने क्रॉस किया है इसको, ठीक है ना, तो इसको कह रहे हैं कि अगर आप टीज को क्रॉस ना करें तो वो वंस की तरह लगता है, यानी कि जो डिजिट 1 है उस जैसा लगता है। तो इनकी प्लुरल फॉर्म चूंकि हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, अपस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि 2021 शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी कोविड अभी है, तो अमूमन जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि फॉलो द एसओपीज, कोविड एसओपीज, ठीक है ना, और एसओपीज के साथ जो है आपने अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगा देखा होगा, तो अमूमन ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्ट्रेंज लगता है कि यहाँ पे अपस्ट्रॉफी की जरूरत क्या थी। तो पता होना चाहिए कि जब आप एब्रीविएशंस को प्लुरल फॉर्म में शो करते हैं तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं, अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। एसओपीज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है आप अपस्ट्रॉफी लगा के एस लगा रहे हैं क्योंकि आप ये शो करना चाह रहे हैं कि वो जो आपके पास एसओपीज हैं वो एक से ज्यादा हैं। तो जब कभी भी आप लेटर्स के प्लुरल्स की बात करें, न्यूमेरल्स की बात करें, सिंबल्स के प्लुरल्स की बात करें या एब्रीविएशंस के प्लुरल्स की बात करें, तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी लगाकर एस लगता है। बात करते हैं कोटेशन मार्क्स की, जिसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिंगल भी है और डबल भी है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो बताता हूं कि क्या है। जब आप किसी डायरेक्ट कोटेशन को जो है इनक्लोज करने लगते हैं, तो जो है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट विल माय स्टार्टिंग सैलरी बी, आई आस्क्ड द मैनेजर। तो यहाँ पे हमने चूंकि डायरेक्ट अपनी स्पीच को शो किया, डायरेक्ट कोटेशन को शो किया, तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया। आप किसी की कोटेशन और शो करना चाहते हैं, जैसे लेट्स से कि आप कहते हैं जिना सेड, और फिर उन्होंने क्या कहा, जब आप वो बात को मेंशन करेंगे और वो डायरेक्ट कोटेशन यूज करेंगे तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अगर किसी चैप्टर की हेडिंग या टाइटल जो है किसी आर्टिकल का, अगर उसको इनक्लोज करना हो तब भी हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट वुड्स फेम पेंटिंग अमेरिकन गॉथिक, उसकी पेंटिंग का नाम था, तो उसको हमने टाइटल को हाईलाइट करने के लिए क्या लगा दिया है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो। यहां पे लिखा हुआ है कि यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन। कोटेशन के अंदर अगर कोटेशन होगी तो पहली कोटेशन यानी कि जो फर्स्ट कोटेशन है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी, और जो बाहर वाली होगी वो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी। एज यू कैन सी इन एग्जांपल नंबर 3, द कोच सेड व्हेन यू से आई विल बी देयर ऑन टाइम, आई एक्सपेक्ट यू टू मीन व्हाट यू से। तो यहाँ पे देखें आई विल बी देयर ऑन टाइम, ये कोटेशन के अंदर एक कोटेशन है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स से क्लोज किया, और फिर जो बाहर वाले जो कोटेशन है उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ यूज किया है। आप दोनों को ऑल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं, कहीं पे सिंगल लगा लें, कहीं पे डबल लगा लें, लेकिन
कोटेशन विद इन कोटेशन है तो फिर बहुत जरूरी होता है कि आप अंदर वाले को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करें और बाहर वाले को डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करें। उसके बाद हम देखते हैं सेवंथ सिंबल और द सेवंथ मार्क, दैट इज कॉलन साइन। और जो कॉलन साइन होता है वो जब आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लिस्ट कम्स आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीटली इसको देखते हैं। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और लिस्ट इफ द लिस्ट कम्स आफ्टर द कंप्लीट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। लाइक यहाँ पे देखें, आपके पास एग्जांपल है, देयर आर 3 थिंग्स एवरी डॉग नीड्स। अब चूंकि मुझे इसके अंदर लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी है तो मैंने फूड, वाटर एंड हेल्थ केयर लगाया है, तो इसके साथ मैंने लिस्ट से पहले कॉलन साइन लगाई है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है दिस ईयर आई वांट टू विजिट 4 अमेजिंग सिटीज और कॉलन साइन लगा के उन सिटीज के साथ जो है फिर हमने लिखा है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क एंड बार्सिलोना। तो व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट, पुट अ कॉलन साइन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द लिस्ट। और याद रखिएगा कि कॉलन साइन के बाद अगर कॉमन नाउन आपके पास आ रहा है तो बिगिनिंग लेटर उसका कैपिटल नहीं होता। पहले एग्जांपल में आप देख लें, ठीक है। पेरिस को इस वजह से हमने उसका बिगिनिंग लेटर कैपिटल लिखा है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का तो बिगिनिंग लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेमीकोलन साइन की अगर हम बात करें तो हम इसे यूज करते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जिन्हें आपने कोई कंजंक्शन लगा के ज्वाइन ना किया हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू मेक पीपल थिंक यू आर थिंकिंग दे लव यू, और आगे आपने बट नहीं लगाया, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, कंजंक्शन नहीं लगाया और लिखा है इफ यू रियली मेक देम थिंक दे विल हेट यू। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लिखी, माय फादर लाइक्स क्रिकेट, आई लाइक हॉकी। तो शायद यहाँ पे बट आना था, ठीक है। तो ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनको कनेक्ट नहीं किया, एंड लगा देते, बट लगा देते, लेकिन हमने नहीं लगाया कंजंक्शन। तो उसको उसकी रिप्लेसमेंट में हमने क्या लगा दिया है, हमने सेमीकोलन साइन लगा दिया है ताकि जो है ये 2 क्लॉजेस को सेपरेट कर सके। और याद रखिएगा कि जो सेमीकोलन साइन होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो फुल स्टॉप होता है उससे स्मॉलर पॉज होता है और जो कॉमा होता है उससे ग्रेटर पॉज होता है ये। उसके बाद देखते हैं 9th, हमारे पास जो सिंबल है, जो मार्क है, वो हाइफन है। और हाइफन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमने सेपरेट या ज्वाइन करना होता है कंपाउंड वर्ड्स को, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग को हमने ज्वाइन करने के लिए हाइफन साइन लगाया। सिस्टर इन लॉ 3 डिफरेंट वर्ड्स है, इनको हमने मिला के एक सिंगल वर्ड बनाया, एक कंपाउंड वर्ड बनाया, तो हमने क्या लगाया है, हाइफन साइन लगाया है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आगे लिखी हुई हैं। हाफ स्लीप है, एक्सरे है, नो इट ऑल है, 47 है, 44th है। तो इसके साथ हमने हाइफन साइन लगाया है। सेकंड हमने जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि जब सेंटेंस के एंड में आपके पास कोई वर्ड अधूरा रह जाए, लाइन के एंड में, सॉरी, जब कोई वर्ड अधूरा रह जाए और आप उस वर्ड के बकिया के लेटर्स नेक्स्ट लाइन में लिखें, तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी आप क्या लगाते हैं, आप हाइफन साइन लगाते हैं। एंड इट शोज के वर्ड डिवाइड होकर नेक्स्ट लाइन में चला गया। जैसे कि लिखा हुआ है आई वाज वर्किंग हियर एंड ही वाज कंप्लीटिंग माय डिग्री, द नॉलेज आई गॉट ड्यूरिंग माय जॉब वाज रिमार्केबल। अब जब मैं नॉलेज लिखना आया तो नॉलेज एक बड़ा वर्ड है, मेरी लाइन जो है वो एंड हो गई। तो मैंने क्या किया, ये शो करने के लिए कि जो अगला वर्ड लिखा हुआ है, जो अगला कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, वो जो है वो डिवीजन है ऊपर वाले वर्ड की, तो मैंने उसके साथ एक हाइफन साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। डैश साइन हाइफन से बड़ा होता है, ठीक है। और ये शो करता है कि आपकी जो सोच है उसमें फर्क आया, ठीक है ना। जब आप बात कर रहे होते हैं तो मैनी टाइम्स यू चेंज योर थॉट्स, ठीक है। और थॉट्स की चेंजिंग के साथ ही आप जो है फिर क्या लगाते हैं, हाइफन साइन लगाते हैं जब आप उसको लिख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डू वी, कैन वी, डेयर वी आस्क फॉर मनी, फॉर मोर मनी। तो यहाँ पे जो है उसने पहले सवाल करना चाहा, फिर जो है वो हिम्मत की बात करने लगा, तो उसने जो है इस शिफ्ट ऑफ थॉट को शो करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, डैश साइन लगाया।
और फिर यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोड्यूस अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यू विश टू एम्फसाइज। अगर हमें किसी वर्ड पे एम्फसाइज करना है, जोर देना है, तब भी हम डैश लगाकर उस वर्ड को लिख देते हैं। जैसे कि लिखा है व्हाट ही नीडेड मोस्ट ही नेवर गॉट, लव। तो हम यहाँ पे लव को एम्फसाइज करना चाह रहे थे, इसको हाईलाइट करना चाह रहे थे, तो हमने जो है डैश लगाकर इसे लिखा ताकि जो है ये एम्फसाइज हो सके। राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस जो है ये हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पैरेंथेसिस जो है वो अमेरिकन कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको राउंड ब्रैकेट्स ही कहा जाता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है इनक्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब मैं अपनी राइटिंग में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहूंगा तो मैं राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके लिख दूंगा एंड इट विल इंडिकेट कि जो मैंने लिखा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रॉजर वॉर्थिंगटन, a poorly drawn character in the novel reveals the secret in the last chapter। अब ये असल में रॉजर को मैं डिफाइन करना चाह रहा था, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहा था, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर उसको मेंशन कर दिया। अगर मुझे किसी चीज को क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना है, तब भी मैं ये करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टोनी ब्लेयर। अब टोनी ब्लेयर के बारे में एक्सप्लेन करना था कि वो कौन है, तो मैंने लिखा ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम ऑफिस इन 2007। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती, क्लैरिफाई करनी होती है, तब भी आप जो है राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और जुमले में कहीं पर अगर एब्रीवेशन आ गया और उस एब्रीवेशन को आपने डिफाइन करना है कि वो एब्रीवेशन है क्या एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, तो फिर आप वहां पर भी राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय आईओसी। अब किसी को नहीं पता आईओसी क्या है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्क्वायर ब्रैकेट या इसे अमेरिकन इंग्लिश में ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कब यूज करते हैं, इसका एक इस्तेमाल लिखा हुआ है, दे आर यूज इन अ कोटेशन टू एड इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स द टेक्स्ट इट फॉलोज। अगर कोटेशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसको इनक्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द विटनेस सेड ही हिट मी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, कोटेशन के अंदर ही को एक्सप्लेन किया आपने कि वो जो था ही पुलिसमैन था, तो आपने उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। इसी तरीके से आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है मोस्ट पीपल सेव ऑल देयर लाइव्स एंड लीव इट टू समबडी एल्स। तो कोटेशन के अंदर मुझे इट को डिस्क्राइब करना था, इंफॉर्मेशन देनी थी कि इट से मुराद क्या है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लगा दिया देयर मनी। उसके बाद हमारे पास है स्लैश, और स्लैश मेरे ख्याल में 13th हमारे पास सिंबल है, और उसमें हमने लिखा है कि हम यूज करते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को शो करने के लिए। जैसे 1/3 है तो 1/3 को शो करने के लिए हमने स्लैश साइन लगाया। इसी तरीके से पर की मीनिंग में जब आप लिखना चाहते हैं, सिंबल लिखना चाहते हैं पर की जगह, तो आप स्लैश मार्क लगाते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 80 माइल्स पर आवर। उसके बाद है यूज अ स्लैश टू सेपरेट लाइंस ऑफ पोइट्री और राइम्स इन रेगुलर टेक्स्ट। देखिए पोइट्री को जो है आप लाइन ब्रेक करके लिखते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर आपने नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, और फिर नेक्स्ट लाइन में आके आपने लिखा लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लेकिन जब आप इसे रेगुलर टेक्स्ट में लिख रहे हैं, यानी कि पूरी पूरी लाइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपने जो है लाइन ऑफ पोइट्री को सेपरेट करने के लिए आपने स्लैश साइन लगाना है, और इट विल इंडिकेट कि ये ब्रेक है हमारी पहली लाइन का, ये अगली लाइन का ब्रेक है। तो उस ब्रेक को शो करने के लिए, उस शिफ्ट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका आखिरी यूज लिखा हुआ है कि जब आप ऑल्टरनेटिव शो करना चाहें, जैसे एंड स्लैश और, हम लिखते हैं अमूमन ही और शी शुड गो देयर, तो हम बताते हैं कि अगर बंदा है या बंदी है जो भी है तो उसे वहां जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्लैश साइन लगाते हैं। तो स्लैश साइन ऑल्टरनेटिव्स को भी शो करने के लिए हम यूज करते हैं।
और एब्रीवेशंस बनाते वक्त भी हम समटाइम्स इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग को जब हम इसको एब्रीवेट कर रहे हैं तो स्लैश मार्क लगा रहे हैं, विदाउट के लिए स्लैश मार्क लगा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट या विद रिगार्ड टू के लिए हम स्लैश मार्क लगा के इसको लिखते हैं, या केयर ऑफ लिखने के लिए भी स्लैश मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो समटाइम्स एब्रीवेट करने के लिए भी मुख्तलिफ फ्रेजेस को हम जो है स्लैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। एलिप्सिस को देखते हैं। एलिप्सिस जो है 3 डॉट साइन है, और समटाइम्स ये स्टेरिक साइन भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, लेकिन कॉमनली ये 3 डॉट साइंस होते हैं। इट इज यूज्ड टू शो दैट देयर हैज बीन एन ओमिशन ऑफ सम लेटर्स ऑफ वर्ड्स। किसी राइटिंग में अगर 3 बार डॉट डाल दें तो इसका मतलब यह है कि हमने कुछ जो है वर्ड्स या कुछ पार्ट जो है वो हमने हटा दिया है। जैसे कि टू बी कंटिन्यूड, व्हाट विल बी कंटिन्यूड एंड व्हेन इट विल बी कंटिन्यूड, ये हमने मेंशन नहीं किया, सिर्फ टू बी कंटिन्यूड लिख दिया। You'll never believe what I saw, और I saw के बाद मैंने जो चीज बतानी थी वो मैंने रोक दी, वो मैंने नहीं बताई, उसको हमने जो है छोड़ दिया। तो हमने 3 डॉट साइन लगाया, एलिप्सिस लगाया, और हमने बता दिया कि भाई हमने यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू कट स्टेटमेंट शॉर्ट टू अवॉइड अननेसेसरी और इररेलेवेंट वर्ड्स दैट हैव नो इंपैक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बीइंग मेड। अगर आप किसी लंबी लार्जर स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और वो इररेलेवेंट या अननेसेसरी पार्ट है, और उसको हटाने से आपके सेंटेंस की मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हटाने के बाद आप 3 डॉट साइन यानी कि एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में देखें, फुल कोटेशन इस तरह से, टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट वी विटोड द बिल। ठीक है, और जब हमने इसको एलिप्सिस के साथ लिखा तो आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट हमें लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि टुडे वी विटोड द बिल। तो यहां पे हमने जो है 3 डॉट साइन लगाया और आगे हमने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। लास्ट में हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन अगर आप इस स्लाइड को देखें या इस स्क्रीन को देखें तो ऊपर कैपिटलाइजेशन की अलग स्पेलिंग है और नीचे कैपिटलाइजेशन की अलग स्पेलिंग है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की वजह से है। जो हमने एस वाला लिखा है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो नीचे जेड लिखा हुआ है वो अमेरिकन इंग्लिश है। द बिगिनिंग लेटर इज केप्ट कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आप कोई नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बिगिनिंग लेटर कैपिटल होगा। सेकंड हमने लिखा है कि जो हर लाइन ऑफ पोइट्री होती है अलावा इंजमेंट के, उसकी बिगिनिंग लाइन बिगिनिंग लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और लाइन के। अब ये जो वर्ड है इंजमेंट, इंजमेंट होता क्या है जरा देखते हैं। इंजमेंट जो होता है वो पोइट क्या करता है, अपनी फर्स्ट लाइन को कनेक्ट कर देता है सेकंड लाइन से। जैसे कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज्ड टू लव विद देयर हार्ट्स एंड लव विद देयर आईज। तो ये इंजमेंट की एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर पोइट ने क्या किया है, अपनी लाइन को कनेक्ट कर दिया है नेक्स्ट लाइन से, अपनी पोइट्री की फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से और थर्ड लाइन से कनेक्ट कर दिया है। अगर सेपरेट करते हैं और अलग अलग लाइन शो करना होती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपने बिगिनिंग लेटर कैपिटल लिखना होता है, लेकिन इंजमेंट की यूज की वजह से आप जो है बिगिनिंग लेटर कैपिटल नहीं लिखते। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा इसे। जब आप मेन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो आप बिगिनिंग लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि पहली वाली एग्जांपल है, ही सेड ही इज माय ब्रदर, तो बिगिनिंग लेटर कैपिटल है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, मोनिका सेड। तो अगर आपके पास जो आपका मेन क्लॉज है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तब भी बिगिनिंग लेटर कैपिटल होगा। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमने जो है अपने मेन क्लॉज को डिवाइड कर दिया है। तो अगर ऐसा हो कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक और उसको हमने डिवाइड कर दिया हो तो ऑब्वियसली बात है जो अगला पार्ट है उसको शुरू करने से पहले हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, हमने बीच में रिपोर्टिंग स्पीच डाली मोनिका सेड और आगे लिख दिया यू विल सक्सीड। तो चूंकि यू विल सक्सीड कनेक्टेड है पहले वाले पार्ट से, इस वजह से हमने यू को क्या रखा, स्मॉल रखा। लेकिन अगर हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और अगला पार्ट हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बिगिनिंग लेटर हम कैपिटल रखेंगे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं
यू आर राइट, ही सेड इट फील्स स्ट्रेंज। तो यहां पे इट का आई जो है वो हमने कैपिटल रखा। सही है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर कॉमा की प्लेसमेंट भी देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपके पास जो सेंटेंसेस गिवन होते हैं वो अमूमन डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस होते हैं, और उसके अंदर कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ बिगनिंग लेटर होना है, कहाँ स्मॉल लेटर लगना है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाली जो एग्जाम्पल्स हैं इसको जरा गौर से देख लें, तो यू विल कम टू नो कि हमने कॉमा कहाँ प्लेस करना है, कैपिटल लेटर कहाँ हमने रखना है और स्मॉल लेटर्स कहाँ रखने हैं। फिर हमने लिखा है प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अगर आप प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपका बिगिनिंग लेटर कैपिटल होगा, जैसे शहर के नाम है, मुल्कों के नाम है, लोग के नाम है, किताबों के नाम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज नेम इज अली, तो ए कैपिटल है। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन से बनता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, इंग्लैंड से इंग्लिश। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड्सवर्थ इज एन इंग्लिश पोएट। तो जब आप प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तब भी आप कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इंटरजेक्शन आ जाता है तो इंटरजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन असल में क्लोज करता है, वर्ड हो चाहे सेंटेंस हो, से क्लोज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास उसके बाद इंटरजेक्शन के बाद कोई वर्ड आएगा तो आपने उसको बिगनिंग लेटर से स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, इंटरजेक्शन किसी सेंटेंस को क्लोज करता है, उसके बाद जो अगला सेंटेंस होता है वो भी बिगनिंग लेटर से स्टार्ट होता है। और अगर इंटरजेक्शन है उसके बाद भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी बिगनिंग उसकी जो होगी वो कैपिटल लेटर से ही होगी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, वाओ इट्स इनक्रेडिबल। तो आई कैपिटल है इट्स का, और वी का डब्ल्यू कैपिटल है। अच्छा, एक बात जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सुन ले जरा गौर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि आई को जब हम कहीं बीच में लिखते हैं तो हम आई को स्मॉल कर देते हैं। याद रखिएगा, आई एज अ प्रोनाउन हमेशा जो है कैपिटल होगा वो। जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट अटेंडिंग हिज फोन। तो यहाँ पे फोन के साथ सॉरी हमने बीच में आने वाला जो आई है उसको कैपिटल रखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आई एज अ प्रोनाउन हमेशा कैपिटल होता है। ओ एज अ पोएटिक एपोस्ट्रोफी। पोएटिक एपोस्ट्रोफी क्या होती है? जब पोएट किसी ऐसी चीज को मुखातिब करता है जो कि सामने मौजूद ना हो, तो उसको मुखातिब करने के लिए पोएट अमूमन ओ का वर्ड यूज करता है। तो ओ जब भी कभी आएगा सेंटेंस में, चाहे वो बिगनिंग में हो चाहे वो मिडल में कहीं हो, उसके साथ आपने जो बिगनिंग लेटर है यानी कि ओ का जो लेटर है वो रखना ही आपने कैपिटल है। तो आई एज अ प्रोनाउन और ओ एज अ पोएटिक एपोस्ट्रोफी, आपने इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है चाहे ये कहीं पर भी मौजूद हो। सेवंथ जो हमारे पास पॉइंट है वो ये कि टाइटल्स ऑफ पोएम्स, चैप्टर्स, नॉवेल्स, मूवीज एक्सेट्रा एक्सेप्ट आर्टिकल्स, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। अगर आप पोएम के टाइटल्स लिख रहे हैं, चैप्टर के नाम लिख रहे हैं, नॉवेल्स के नाम लिख रहे हैं, मूवीज के नाम लिख रहे हैं, तो उसका हर वर्ड का बिगनिंग लेटर कैपिटल होगा, अलावा आर्टिकल्स के, प्रपोजिशंस के और कंजंक्शंस के। आर्टिकल तो सारे ही स्मॉल लेटर में होता है, अलावा इसके कि वो नाम के शुरू में आ जाए, टाइटल के शुरू में आ जाए तो कैपिटल ही रहेगा, लेकिन बीच में कहीं पर आएगा तो स्मॉल होगा। प्रपोजिशन भी ज्यादातर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अगर कोई डायसिलेबिक हो या ट्राइसिलेबिक अगर आपके पास प्रपोजिशन है तो उसमें हम बिगनिंग लेटर कैपिटल कर देते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होने वाले प्रपोजिशंस हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं या डायसिलेबिक होते हैं उनको हम बिगनिंग लेटर जो है उसका कैपिटल नहीं करते। इसी तरीके से कंजंक्शंस हैं, जो आपके पास कंजंक्शंस हैं यूजुअल, जैसे बट है, एंड है, अगर ये आ जाता है टाइटल में तो हम इसको भी कैपिटल नहीं करते, से कैपिटलाइज नहीं करते। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल रीड द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो यहाँ पे हमने विद को क्या किया है, स्मॉल लेटर से लिखा है। अगर यही विद जो है टाइटल के शुरू में होता तो हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है द प्रिजनर ऑफ जेंडा वाज रिटन बाय एंथनी होप हॉकिंस। तो यहाँ पे द प्रिजनर ऑफ जेंडा में द का टी कैपिटल है, प्रिजनर का पी कैपिटल है, लेकिन ऑफ का ओ स्मॉल है। द रीजन इज कि हमने लिखा है कि प्रपोजिशंस को हमने कैपिटलाइज नहीं करना है।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जितने भी नाम होते हैं पोएम्स के, चैप्टर्स के, नॉवेल्स के, मूवीज के, या किसी किताब का नाम है, किसी बुक का नाम है, तो उसके अंदर जो है हर वर्ड का बिगनिंग लेटर कैपिटल होगा, अलावा प्रपोजिशन के, आर्टिकल्स के और कंजंक्शंस के। 8 पॉइंट लिखा हुआ है फैमिली रिलेशनशिप्स व्हेन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन्स। जब आप यूज करते हैं रिलेशंस को प्रॉपर नाउन के तौर पे, तो आप उसमें जो है यू लगा देते हैं, सॉरी, जो आपका बिगिनिंग लेटर होता है वो आप कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंकल जॉन, तो यहाँ पर आपने रिलेशन को एज अ प्रॉपर नाउन यूज किया है। देखिए, हम अमूमन क्या करते हैं, हम जो नाम होता है, नाम के साथ जो रिलेशन होता है उसको नाम का हिस्सा बना के बोल रहे होते हैं। जैसे कि फर्ज कर लें किसी के खालू का नाम है जावेद, तो आप बोलते हैं जावेद खालू। ठीक है, या आप कहते हैं खालू जावेद। इसी तरीके से अगर किसी के मामू का नाम है अहमद, तो अहमद मामू या मामू अहमद कहते हैं। तो वो जो मामू का वर्ड होता है वो आप एज अ प्रॉपर नाउन यूज करने लगता है। ये तो मैं उर्दू की बात कह रहा हूँ, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी को अंकल जॉन अंकल जॉन अंकल जॉन कह के पुकार रहे हैं, तो आपने जो है नाम का हिस्सा ही बना दिया है वो, आप हमेशा उन्हें अंकल जॉन कह रहे हैं, तो आप अंकल का यू कैपिटल रखेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रिलेशन को कहीं पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जॉन इज माय अंकल, तो फिर अंकल का यू स्मॉल होगा। इसी तरीके से टाइटल्स दैट अपीयर बिफोर नेम्स बट नॉट आफ्टर नेम्स। टाइटल्स अगर नाम से पहले आ रहे हैं तो जो है आपने बिगनिंग लेटर कैपिटल रखना है, लेकिन अगर वो बाद में आएंगे तो वो लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, चूंकि नाम से पहले टाइटल आया तो पी कैपिटल लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लॉरा ब्रॉकवे, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ राइटिंग एडवाइस, तो यहाँ पे हमने पी को स्मॉल कर दिया है, क्योंकि हमने कहा है टाइटल नाम से पहले आएगा तो बिगनिंग लेटर कैपिटल होगा, अगर टाइटल नाम के बाद आएगा तो बिगनिंग लेटर कैपिटल नहीं होगा। 10th पॉइंट पे हमने लिखा है कीप ऑल द लेटर्स कैपिटल इन एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, कि जितने भी एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स होती हैं उनके तो तमाम के तमाम तर लेटर्स जो हैं वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। जैसे कि ही वर्क्स इन द यूएसए, सॉक इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे के सारे लेटर्स आपके पास क्या होंगे, कैपिटल होंगे। दिस इज इट। कोशिश की है कि वीडियो को सिंपल और शॉर्ट रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर शामिल कर सकूं। यकीनी तौर पे आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।